आप देख रहे हैं सूचना सूत्र और आज की टॉप 10 खबरों में जो खास खबरें हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं उसमें भारत में होने जा रही या हो चुकी डिजिटल क्रांति की बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड के दौरे पे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने किस तरह से अपनी पुरानी बातों को साझा किया। वहीं पर अमरनाथ यात्रा के दौरान जो सतर्कता बरती गई है खासकर तकनीकी क्षेत्र में, उसने कैसा कमाल दिखाया। और उसके साथ ही साथ अन्य खबरों पर भी हमारी नजर बनी हुई है और एक एक कर कर हम सभी खबरों की ओर लेकर आपको चलते हैं। लेकिन इसमें सबसे खास खबर जो है जिसका आपको इंतजार करना है वो खबर है मंदिर चोरी की बात आ जाए और सिद्धि विनायक मुंबई का मंदिर भी अब चर्चा में आ जाए तो फिर मामला चिंताजनक हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की डिजिटल क्रांति की। भारत का डिजिटल पहचान सिस्टम लगातार मजबूत होता जा रहा है। एक मिनट में हम आपको पूरी अपडेट देने की कोशिश करते हैं कि अब तक 1.446 बिलियन से अधिक आधार बनाए जा चुके हैं। यह डिजिटल क्रांति का सबसे शानदार उदाहरण है। और मतलब 144 करोड़ 60 लाख से अधिक आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसी के साथ 17,759 करोड़ से अधिक आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन पूरे हो चुके हैं, जिससे पहचान सत्यापन पहले से ज्यादा तेज हुआ है। इसी के साथ 24.58 बिलियन यानी 2,458 करोड़ ई-केवाईसी ट्रांजैक्शन यानी इलेक्ट्रॉनिक पहचान जो की जाती है वो ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं, जिससे बैंकिंग, सिम और अन्य सेवाओं में डिजिटल वेरिफिकेशन आरामदायक हो गया है। नया आधार ऐप लॉन्च किया गया है जो उपयोगकर्ताओं को बेहतर और सुरक्षित अनुभव देता है। अब आधार से जुड़ी जानकारी ईमेल पर मुफ्त अपडेट के जरिए भी प्राप्त की जा सकती है। देश भर में आधार सेवा केंद्र का विस्तार किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सके। साथ ही आधार डेटा की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी फीचर्स को भी मजबूत किया गया है। कुल मिलाकर भारत का डिजिटल पहचान इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है और नागरिकों को सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक डिजिटल सेवाएं यदि मिलती है तो सारे दुनिया में भारत के यूपीआई सिस्टम की भी चर्चा होती है। तो ये भारत की डिजिटल क्रांति। अब अमरनाथ यात्रा के दौरान जैसा कि हमने आपको बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में तकनीकी की बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी जो अनंतनाग पुलिस है उसने 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी जो स्लीपर सेल के साथ तालमेल बैठाकर फिर किसी ना किसी जो आतंकवादी हैं उनको वो सहयोग प्रदान करते हैं जिससे वो अंजाम तक घटना को पहुंचा सकें, उसको रोक दिया है तकनीकी के माध्यम से। इसके बाद अब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एफआरएस द्वारा रियल टाइम अलर्ट मिलने पर एक और कथित ओवरग्राउंड वर्कर को हिरासत में लिया गया है। मतलब फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ये एक सिस्टम है जिसके चलते चेहरे में से पहचान कर ली जाती है कि आतंकवादियों के जो फोटोज होते हैं, जो पहचान होती है, उससे मिलता जुलता चेहरा यदि भीड़ में कहीं भी कैमरे को दिख गया तो तुरंत बतला देता है कि यह व्यक्ति संदिग्ध है, उस पर नजर रखी जाए। तो इस तरह से पकड़ा है 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को। इस तरह कुछ ही दिनों में कुल 4 कथित ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान एफआरएस की मदद से की गई है। रियल टाइम फेशियल रिकॉग्निशन जैसी आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से संदिग्ध व्यक्तियों की तेजी से पहचान हो रही है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिल रही है। तो ये टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मजबूत बना रही है। तो ये अमरनाथ यात्रा के दौरान जो चाक चौबंद व्यवस्था है उसकी एक बानगी। लेकिन अब चलते हैं न्यूजीलैंड, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक ऐतिहासिक यात्रा की। 40 साल बाद पहले प्रधानमंत्री जो न्यूजीलैंड पहुंचे, लेकिन उन्होंने वहां पर एक ऐसा पल साझा किया जिसमें उन्होंने ये बतलाया कि प्रधानमंत्री के तौर पे तो 40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है, लेकिन स्वयं नरेंद्र मोदी आज से 30 साल पहले न्यूजीलैंड गए थे। और जब वे एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में न्यूजीलैंड गए थे, उनका कहना जब मुझे कोई जानता भी नहीं था तब वे वहां पर गए थे, तो उनके एक सहयोगी ने उन्हें 3 उपहार दिए। उनमें से एक उपहार उन्होंने बचा कर रखा। वो एक उपहार है मफलर, जो उन्होंने लहरा के दिखाया भी और जनता ने खूब तालियां बजाई। स्वयं प्रधानमंत्री भी न्यूजीलैंड के वो खुश हुए देखकर। अब 3 दशक बाद प्रधानमंत्री के रूप में न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान मफलर पहनकर पहुंचे नरेंद्र मोदी, किस तरह से वो कनेक्ट करते हैं ये इसका एक उदाहरण है। लेकिन क्रिस्टोफर लक्सन भी पीछे नहीं रहे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि आप यदि 25-30 साल पहले की कोई याद लेके आए हैं तो मैं भी आपको 25-30 साल पुरानी याद दिला देता हूं। तो उन्होंने बताया कि जब 90 के दशक में वो भारत गए थे तब उन्होंने देखा कि वहां पर जो मजदूरी दी जाती है, लेबर जो प्रतिदिन की जो मजदूरी होती है, वो दैनिक मजदूरी सिक्कों में दी जाती थी। उन्होंने देखा कि जो दैनिक मजदूरी दी जाती थी मजदूरों को, वो सिक्कों में दे दी जाती थी, मतलब इतना कम होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल के बाद भारत ने एक अलग ही पहचान आर्थिक क्षेत्र में बना ली है। तो ये भारत की बहुत बड़ी छलांग है। तो उन्होंने अपना पुराना मामला साझा किया। हालांकि वहां पे क्या क्या हुआ, उन्होंने बताया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये अपने आप में उल्लेखनीय बात है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर बढ़ाने का फैसला किया और 2030 रोड मैप भी लॉन्च किया। और प्रमुख समझौतों में शामिल है समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर। भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट, हाइड्रोग्राफी और नौवहन मानचित्रण में सहयोग, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में
इस तरह की सहमति को बढ़ावा देने के चलते यहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी मजबूत करने पर सहमति दोनों देशों के बीच में बनी है। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा तथा व्यापार, निवेश, शिक्षा, कृषि, खेल, तकनीकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। मतलब कुल मिलाकर यह यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं रही, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण यात्रा साबित हुई है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पूरे किसी देश की भावनाएं देखी जाती है, जनसंख्या नहीं। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच अब सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर का मुद्दा भी गरमा गया है। जगह जगह पर मंदिरों को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। शंका का समाधान हर जगह से होना अब जरूरी लगता है। एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा पूरे देश में प्रमुख मंदिरों का, ताकि इस तरह की जो बातें उठे तो उसका जवाब भी तुरंत मिल सके पूरी पारदर्शिता के साथ। क्योंकि यदि बात करें अब सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई की, तो ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और पूरे देश के लोग जब मुंबई जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि सिद्धिविनायक के दर्शन हो जाए। अब वहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आरोप लगा दिया है कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहने के दौरान सिद्धिविनायक मंदिर में दान से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के आरोप सामने आए थे, लेकिन उस समय इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई या सार्वजनिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई। ये शिंदे ने उठाया है सवाल। शिंदे ने सवाल उठाया कि यदि मंदिरों में दान की पारदर्शिता की बात की जा रही है तो सिद्धिविनायक मंदिर के मामलों पर भी समान गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी। वहीं यह मामला अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का रूप ले चुका है। फिलहाल इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और मामले में क्या आगे आधिकारिक जांच होगी या कोई निष्कर्ष निकलेगा, इसका इंतजार अब श्रद्धालुओं को यहां पर भी होने लगा है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ एक और दौर के हवाई हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे साइप्रस ध्वज वाले एक कंटेनर जहाज पर हुए हमले के जवाब में की गई है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचा है और एक चालक दल का सदस्य लापता बताया गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हमलों का फोकस असालू येह, बुशेहर और होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े बुनियादी ढांचे पर है। हालांकि इस विशिष्ट लक्ष्यों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस घटनाक्रम के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग मामलों में से एक है, इसलिए इस क्षेत्र में बढ़ता संघर्ष वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर भी असर डाल रहा है। अब ये कहां तक और कितने लंबे समय तक असर डालेगा, इसको लेकर दुनिया में चर्चाएं तेज है और चिंता भी। दिल्ली के जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने एक नई मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को भारत का शिक्षा मंत्री बनाया जाए या फिर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अभिजीत दीपके का कहना है कि शिक्षा, नवाचार और समाज के लिए सोनम वांगचुक का योगदान असाधारण रहा है और उनके कार्यों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए, उनके कार्यों को। हालांकि यह अभिजीत दीपके की व्यक्तिगत मांग है। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा या निर्णय सामने नहीं आया है। करीब एक महीने पहले कांग्रेस ने छात्रों की गूंज नाम से एक देशव्यापी छात्र जनसंपर्क अभियान शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना था। पार्टी ने इसे छात्रों और युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के बड़े अभियान के रूप में पेश किया था। लेकिन अब मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस अभियान से जुड़ी कई प्रमुख रैलियां, बैठकें और कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिए गए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा एक बार फिर बढ़ जाने के कारण इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। हालांकि उनकी यात्रा बढ़ाने के कारणों को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि लगातार हो रही देरी से पार्टी के कुछ युवाओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उनका मानना है कि जिस अभियान की शुरुआत छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर की गई थी, उसकी रफ्तार नेतृत्व की अनुपस्थिति के कारण प्रभावित हो रही है। हालांकि कोई नहीं जानता कि राहुल गांधी विदेश में कहां गए, उनकी यात्रा का प्रोग्राम क्या है। वो पूरी निजी यात्रा मानी जा रही है, तो उसमें क्योंकि देरी हो रही है तो जमीन पे भी कार्यकर्ताओं को जो तेजी से काम करना है, करवट लेना है, वो नहीं ले पा रहे और इसके चलते उनमें बेचैनी भी है। हालांकि कांग्रेस ने अभियान को रद्द करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। फिलहाल इसे केवल स्थगित किए जाने की खबर है और पार्टी की ओर से आगे की तारीखों का अब इंतजार किया जा रहा है। कुल मिलाकर छात्रों की गूंज अभियान इस समय धीमा पड़ता दिखाई दे रहा है। अभियान के भविष्य और अगले चरण को लेकर अंतिम स्थिति कांग्रेस की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। कहते हैं कि टेम्पो जब बना रहे किसी चीज का, तभी उस काम को निपटा लेना चाहिए, वरना जैसे जैसे एक बार वो धीमी रफ्तार में आ जाता है तो उसकी रफ्तार बढ़ाना फिर मुश्किल होता है। राजनीति में तो ऐसे ही कहा जाता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, सक्षम स्मार्ट लर्निंग पहल और आधुनिक कंप्यूटर लैब, इनोवेशन लैब और सक्षम स्मार्ट टॉयलेट
जैसी नई सुविधाएं शुरू कर रही है। इनका उद्देश्य छात्रों को बेहतर तकनीकी शिक्षा, आधुनिक संसाधन और नवाचार आधारित सीखने का माहौल उपलब्ध कराना है। स्टेम लैब के माध्यम से विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित की व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि आधुनिक कंप्यूटर लैब छात्रों के डिजिटल कौशल को मजबूत करेगी। सरकार का कहना है कि इन पहलों का मकसद हर बच्चे के बेहतर भविष्य में निवेश करना और सरकारी स्कूलों को नई तकनीक से लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से जुड़े बैंक खातों को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया। रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के 12 और बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं, जिनमें 1000 करोड़ से अधिक की राशि होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई फंड के कथित अवैध डाइवर्जन, मतलब धन के गलत इस्तेमाल की शिकायतों के आधार पर की गई है। इससे पहले ईडी भी पार्टी के 3 बैंक खाते फ्रीज कर चुकी है, जिनमें करीब 440 करोड़ रुपए होने की बात कही गई थी। हालांकि इसके बाद हाईकोर्ट ने कुछ विशेष परिस्थितियों में, कहते हैं ना, खर्चे के लिए पैसा निकाला जा सकता है, इसकी अनुमति दे दी थी। लेकिन फिर भी ये मामला बड़ा है और टीएमसी के 2 धड़ों के बीच की जो रस्साकशी है उसमें फंसा हुआ है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट में होने वाली है। वहां पर कार्रवाई की वैधता और अन्य कानूनी पहलू पर भी सुनवाई होगी। फिलहाल मामले की न्यायिक प्रक्रिया, अंतिम निर्णय और अदालत के आदेश के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि बंगाल की राजनीति आगे चल के क्या करवट लेगी। केंद्र सरकार द्वारा सीएसडीएस, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज को मिलने वाली सरकारी फंडिंग में कटौती किए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीएसडीएस की आय का एक बड़ा हिस्सा सरकारी अनुदानों से आता है। ऐसे में फंडिंग में बदलाव का असर संस्था के कामकाज पर पड़ सकता है। इसके साथ ही यह भी चर्चा है कि संस्था को मिलने वाले ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से जुड़े अनुदान या मान्यता पर भी चर्चा यह है कि असर हो सकता है। यह मामला उस समय चर्चा में आया जब सीएसडीएस ने महाराष्ट्र में वोटर डेटा से जुड़ी कुछ विसंगतियों को लेकर एक विश्लेषण जारी किया था। बाद में संस्था ने उस रिपोर्ट को लेकर स्पष्टीकरण दिया और अपनी बात पर पुनर्विचार किया। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हुए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि शोध संस्थानों की जवाबदेही, निष्पक्षता और सरकारी सहायता। तो यह थी आज की 10 चुनी हुई खबरें जो सूचना सूत्र ने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है आप इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देश दुनिया की खास हलचलों से परिचित हो सके। नमस्कार।